फूलन देवी एक ऐसा नाम जिसे देश में कौन नहीं जानता। नमस्कार, मैं हूं धीरेन्द्र रायकबार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 एक्सप्रेस टीवी। आज हम ऐसी ही वीरांगना फूलन देवी की वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं फूलन देवी की जीवन गाथा। अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने की सीख देती स्वर्गीय सांसद फूलन एक ऐसा नाम जिसने पूरे देश में अन्याय करने वालों में हाहाकार मचा दिया। अगर देश में वीरांगनाओं की बात आती है तो फूलन देवी का नाम जरूर लिया जाता है। फूलन देवी 10 अगस्त 1963 फूलन ने हथियार उठा ली और डकैत बन गई। 25 जुलाई 2001 में डकैत से वहां सांसद बनी। एक निम्न वर्ग में उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गोरहा का पूर्वा में एक मल्लाह के घर में हुआ। बहमई में फूलन के साथ एक हादसा हुआ। फूलन को बहमई गांव में घर के एक कमरे में बंद कर दिया गया था। 3 सप्ताह की अवधि में कई उच्च जाति के पुरुषों के उत्तराधिकार द्वारा उसे पीटा गया, बलात्कार किया और अपमानित किया गया। उन्होंने उसे गांव के चारों ओर नग्न कर घुमाया। इस 3 सप्ताह की कैद से वह भागने में सफल रही। बहमई में नरसंहार। बहमई से भागने के कई महीनों बाद फूलन बदला लेने के लिए गांव लौटी। 14 फरवरी 1981 की शाम को उस समय गांव में एक शादी चल रही थी। फूलन और उसके गिरोह ने पुलिस अधिकारियों के रूप में पहनी हुई वर्दी में बहमई में शादी की। फूलन ने मांग की कि उनके श्री राम और लाला राम को उत्पीड़ित किया जाए। सभी को लाइनल में नदी तक ले जाया गया। हरे तटबंध पर उन्हें घुटने टेकने का आदेश दिया गया। गोलियों की बौछार हुई और 22 लोग मारे गए। बहमई नरसंहार ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीपी सिंह ने बहमई हत्याओं के मद्देनजर इस्तीफा दे दिया। एक विशाल पुलिस अभियान शुरू किया गया था जो फूलन का पता लगाने में विफल रहा। यहाँ कहा जाने लगा कि फूलन को पकड़ना सफल नहीं होंगे क्योंकि फूलन को क्षेत्र के गरीब लोगों का समर्थन प्राप्त था। रॉबिन हुड मॉडल की कहानियां मीडिया में घूमने लगी। फूलन को बैंडिट क्वीन कहा जाने लगा और उसे भारतीय मीडिया के वर्गों द्वारा एक निडर और अदम्य महिला के रूप में महिमा मंडित किया गया, जो दुनिया में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। आत्मसमर्पण और जेल की अवधि बहमई नरसंहार के 2 साल बाद भी पुलिस ने फूलन को नहीं पकड़ा था। इंदिरा गांधी सरकार ने आत्मसमर्पण पर बातचीत करने का फैसला किया। इस समय तक फूलन की तबीयत खराब थी और उसके गिरोह के अधिकांश सदस्य मर चुके थे। कुछ पुलिस के हाथों मारे गए थे, कुछ अन्य प्रतिद्वंदी गिरोह के हाथों मारे गए। फरवरी 1983 में वह अधिकारियों को आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत हुई। हालांकि उसने कहा कि उससे उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं। उसने जोर देकर कहा कि वह केवल मध्य प्रदेश पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करेगी। उसने यह भी आग्रह किया कि वह महात्मा गांधी और हिंदू देवी दुर्गा की तस्वीरों के सामने अपनी बाहें रखेगी, पुलिस के सामने नहीं। उसने 4 और शर्तें रखी। एक वादा कि आत्मसमर्पण करने वाले उसके गिरोह के किसी भी सदस्य पर मृत्यु दंड नहीं लगाया जाएगा। गिरोह के अन्य सदस्यों के लिए कार्यकाल 8 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जमीन का एक प्लॉट उन्हें दिया जाए और उसके पूरे परिवार को पुलिस द्वारा आत्मसमर्पण समारोह का गवाह बनाया जाना चाहिए। एक निहत्थे पुलिस प्रमुख ने उससे चंबल के बिहड़ों में मुलाकात की। उन्होंने मध्य प्रदेश के भिंड की यात्रा की, जहां उन्होंने गांधी और देवी दुर्गा के चित्रों के समक्ष अपनी राइफल रखी। दर्शकों में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के अलावा लगभग 10,000 लोग और 300 पुलिसकर्मी शामिल थे। उसके गिरोह के अन्य सदस्यों ने भी उसी समय उसके साथ आत्मसमर्पण कर दिया। डकैती और अपहरण के 30 आरोपों सहित फूलन पर 48 अपराधों का आरोप लगाया गया था। उसके मुकदमों को 11 साल की देरी हो गई। इस दौरान वह एक उपक्रम के रूप में जेल में रही। इस अवधि के दौरान उन्हें डिम्ब ग्रंथि अल्सर के लिए ऑपरेशन किया गया और एक हिस्टेरेक्टोमी से गुजरना पड़ा। अस्पताल के डॉक्टर ने कथित तौर पर मजाक में कहा कि हम फूलन देवी को अधिक फूलन देवी नहीं बनाना चाहते। अंत में उसे निषाद समुदाय के नेता, नाविकों और मछुआरों के मल्लाह समुदाय का दूसरा नाम के हस्तक्षेप के बाद 1994 में पैरोल पर रिहा कर दिया गया। उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ सभी मामलों को वापस ले लिया। इस कदम ने पूरे भारत में सदमे की लहर भेज दी और सार्वजनिक चर्चा और विवाद का विषय बन गया। आमतौर पर फूलन देवी को डकैत के रूप में गरीबों का पैरोकार समझा जाता था। सबसे पहली बार 1981 में वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में तब आए जब उन्होंने ऊंची जातियों के 22 लोगों का एक साथ तथा कथित नरसंहार किया, जो मैना देवी जाति के पिछड़े लोग। लेकिन बाद में उन्होंने इस नरसंहार से इनकार किया।
बाद में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार तथा प्रतिद्वंदी गिरोहों ने फूलन को पकड़ने की बहुत सी नाकाम कोशिशें की। इंदिरा गांधी की सरकार ने 1983 में उनके समझौता किया कि उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा और उनके परिवार के सदस्यों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। और फूलन देवी ने इस शर्त के तहत अपने 10,000 समर्थकों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। फूलन देवी ने समाज और जनता के बीच एक अलग ही पहचान बनाई है। जब गरीब जनता का समर्थन मिला तो 1996 में मिर्जापुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और संसद तक पहुंची, जहां उन्होंने समाज और जनता की आवाज को बुलंद किया। बिना मुकदमा चलाए 11 साल तक जेल में रहने के बाद फूलन को 1994 में वर्तमान की सरकार ने रिहा कर दिया। ऐसा उस समय हुआ जब दलित लोग फूलन के समर्थन में गोलबंद हो रहे थे और फूलन इस समुदाय के प्रतीक के रूप में देखी जाती थी। 1996 में फूलन ने उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर सीट से लोकसभा चुनाव जीता और वहां संसद तक पहुंची। 25 जुलाई सन 2001 को दिल्ली में उनके आवास पर फूलन की हत्या कर दी गई। उसके परिवार में सिर्फ उसके पति उम्मेद सिंह हैं। शेखर कपूर ने माला सेन की 1993 की पुस्तक भारत की बैंडेड क्वीन द ट्रू स्टोरी ऑफ फूलन देवी पर आधारित फूलन देवी के जीवन के बारे में, उनके 1983 के आत्मसमर्पण के बारे में बताया। हालांकि फूलन देवी फिल्म में नायिका है, लेकिन उन्होंने इसकी सटीकता पर विवाद किया और इसे भारत में प्रतिबंधित करने के लिए संघर्ष किया। यहाँ तक कि उसने एक थिएटर के बाहर खुद को आत्मदाह करने की धमकी दी कि अगर फिल्म वापस नहीं ली गई। आखिरकार निर्माता चैनल द्वारा विचार विमर्श करने के बाद उसने अपनी आपत्तियां वापस ले ली। फिल्म ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। लेखक कार्यकर्ता अनुरतिथि रॉय ने अपनी फिल्म समीक्षा में द ग्रेट इंडियन रेप ट्रिक शीर्षक से कहा, रेस्ट्रेट द रेप ऑफ अ लिविंग वुमेन विदाउट हर परमिशन के अधिकार पर सवाल उठाए और शेखर कपूर पर फूलन देवी का शोषण करने और उसके जीवन और उसकी गलत व्याख्या करने का आरोप लगाया। दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैद अपराधी शेर सिंह राणा ने फूलन की हत्या की। हत्या से पहले वह देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली तिहाड़ जेल से फर्जी तरीके से जमानत पर रिहा होने में कामयाब हो गए। हत्या के बाद शेर सिंह फरार हो गया। कुछ समय बाद शेर सिंह ने एक वीडियो क्लिप जारी करके अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि ढूंढकर उनकी अस्थियां भारत लेकर आने की कोशिश का दावा किया। हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ लिया। फूलन की हत्या का राजनीतिक षड्यंत्र भी माना जाता है।